नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज। और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत जो करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक महत्वपूर्ण सुनवाई से हम करने वाले हैं। दरअसल शिवसेना का बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली ओधो खेमे की अर्जी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। खबर आ रही है कि शिंदे गुट ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दलील दी जा रही हैं। ओधो खेमे से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, तो शिंदे गुट से हरीश साल्वे जैसे जाने माने अधिवक्ता। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि अगर शिंदे गुट की बगावत को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया तो आगे आने वाले दिनों में इससे देश भर में कई सरकारें और होंगी जो गिरा दी जाएंगी। सिब्बल के मुताबिक संविधान के मुताबिक विलय ही बगावत में बचाव का उपाय है, लेकिन शिंदे गुट ने कहीं विलय नहीं किया, इसलिए संविधान से मिला प्रोटेक्शन उन पर लागू नहीं होता है। कपिल सिब्बल शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता खत्म करने की पैरवी कर रहे हैं। उधर शिंदे गुट की पैरवी करते हुए हरीश साल्वे ने दलील दी कि पार्टी के घर लक्ष्मण रेखा लांघे बगैर अपने विचार रखना पार्टी तोड़ने की कार्रवाई नहीं है। साल्वे ने बगैर ओधो का नाम लिए कहा, जो शख्स अपनी पार्टी के 15 विधायकों को नहीं जुटा सकता, क्या कोर्ट को उसे वापस लाना चाहिए? तो कुल मिलाकर सुनवाई जो है वो लगातार जारी है और इस खबर पर हमारी नजर भी बनी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, शिवसेना का धनुष बाण, आज बगावत को लेकर सुनवाई है। लगातार एक तरफ पार्टी के अंदर खींचतान है, एक तरफ लोकसभा स्पीकर पहुंचे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है इन बागी विधायकों को लेकर, तो जरा बताइए क्या कुछ खबरें वहां से छनकर आ रही हैं और क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी हैं, जिसमें सबसे पहले बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शेड्यूल 10 का उल्लंघन है। महाराष्ट्र में जो भी हुआ वो शेड्यूल 10 का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे कई तरह के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। तो जस्टिस एनवी रमणा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये पूछा कि भाई इसमें कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह के मुद्दे हैं, और जो कि पुराने भी कई मैटर इस तरह के आए हैं, जैसे कर्नाटक का मैटर है, तो पहले हाई कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की जरूरत बताई है कि इसमें कई मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, लिहाजा इसे बड़ी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सहमति इस पर बन रही है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन दाखिल करें। साथ ही ये भी कहा गया है, सुनवाई के दौरान ये भी हुआ कि ये कहा गया कि कई याचिकाएं, मूल याचिकाओं के अलावा भी अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो सरकार की तरफ से, यानी महाराष्ट्र सरकार जिसमें शिंदे गुट है, उन्होंने कहा कि उन्हें उस पर रिप्लाई फाइल करना है, लिहाजा इस मामले को एक हफ्ता कम से कम और टाला जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद हो सकता है कि अगस्त तक इस मामले की सुनवाई टले, और 1 अगस्त या अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई आगे जाए। लेकिन अभी सुनवाई चल ही रही है, लिहाजा ये बिल्कुल इस नतीजे पर पहुंचना कि सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगी, ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अदालत में पल पल स्थितियां बदलती रहती हैं। लिहाजा अभी दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उन्हें अपनी दलीलों की पुष्टि के लिए कुछ और सामग्री जुटानी है, रिप्लाई फाइल करने हैं, लिहाजा इसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो उम्मीद की जा रही है अब इस पर यह तय करेगा अदालत कि क्या इस मामले की सुनवाई बड़ी अदालत को भेजी जाए, यानी बड़ी बेंच को भेजी जाए, जिसमें 5 जज हों, क्योंकि इसमें संवैधानिक मुद्दे भी शामिल हैं और इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, जिसके लिए कि 5 जज से कम की बेंच संविधान के मुद्दों की व्याख्या, संविधान जहां पर मौन है वहां पर सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि संविधान क्या कहना चाहता है। तो इसमें चूंकि संवैधानिक मुद्दे भी हैं, लिहाजा इसमें हो सकता है कि बड़ी बेंच के लिए सुनवाई को जाता है। संजय, आपकी बात सुनकर मुझे एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि आज किसी प्रकार का फैसला आने की उम्मीद जो है वो कम से कम नहीं है। या तो मामला आगे बेंच को जाएगा या आगे सुनवाई होगी, सुनवाई लंबी चलेगी। आज कोई फैसला नहीं आ रहा, ऐसा कम से कम आपकी बातों से मुझे प्रतीत हो रहा है। मैटर्स में एक दिन में कोई फैसला नहीं आता है। फैसला आने के पहले सुनवाई पूरी होती है, ऑर्डर या जजमेंट रिजर्व होता है और एक दिन प्रोनाउंस होता है। तो इसमें आज के दिन तो कोई फैसला नहीं आएगा, ये तो मैं पहले दिन से श्योर हूं। जी, अब जरा ये बताइए कि जो बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी सरकार को एक दिन रहने का भी अधिकार नहीं है, इस मामले में क्या कोई बड़ा कदम हो सकता है? हालांकि हरीश साल्वे को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए जो आदमी 15 विधायक नहीं जुटा पाया वो कैसे सरकार चला सकता, उसको कैसे वापसी करवा दी जाए।
बिल्कुल, तभी कोर्ट ने कहा कि इसमें सिर्फ कानूनी पहलू नहीं है जिसकी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे, इसमें संवैधानिक पहलू भी है। और मामला ऐसी जगह आकर फंसा है कि जहां पर ये दोनों पहलू एक दूसरे में गड्ढमड हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये पहले तो ये तय हो कि क्या इस मामले को पहले हाईकोर्ट सुने, या फिर चूंकि पहली पुरानी परंपराओं के मुताबिक इस तरह के मामले पहले हाईकोर्ट सुनता है, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो हाईकोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, हाईकोर्ट के क्या इसमें व्यू हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होते हैं। लिहाजा एक सुपर व्यू तैयार करने में आसानी रहती है। लेकिन अब ये क्या सीधा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाता है ये मामला? तो ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इसमें क्या होगा। इसकी ओर उत्सुकता भरी निगाहों से हम भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, और शिवसेना के दोनों गुट तो जरूर ही देख ही रहे होंगे। जी, तो ये जो मामला है, ये आपने बताया तो चीजें है, लेकिन आज जो सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है, इस वक्त वहां पर क्या दलीलें दी जा रही हैं? अगर कोई जानकारी आपके पास सोर्सेस के हवाले से छन छन करा रही हो। इस पर अभी जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एक पक्ष जो ठाकरे ग्रुप है उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से शेड्यूल 10 का उल्लंघन है, दल बदल सीधा दल बदल हुआ है और इसमें कहीं कोई विलय नहीं हुआ है, जबकि विलय की शर्त है, विलय नहीं हुआ है, लिहाजा इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन आनन फानन में सत्ता के बल पर लोगों ने ये कानून दल बदल रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन दल बदल करने के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए और ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। वहीं ठाकरे शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कोई दल बदल नहीं किया है, पार्टी अपने आप अपने दुरभिसंधियों की वजह से टूटी है और विधायकों को अपनी बात वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर कहना चाहते थे, लेकिन वो बात कहने का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट के गेंद पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो कानूनी दांवपेच है, जैसे कि ये कहा गया कि देखिए गैर आधिकारिक मेल से पत्र भेजा गया, उसे हटाने की मांग है, विधायकों को अयोग्य करने की मांग है, इलेक्शन कमीशन जाने का जिक्र भी सुराई पड़ा में शायद सुनवाई में कई बार सामने आया है। तो ये सारे पहलू क्या जरा समझाएंगे आप एक बार हमारे दर्शकों को? इसमें ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि जिसमें ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर को हटाने का, उनके खिलाफ अयोग्यता का जो नोटिस भेजा गया था वो विधायकों ने अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं भेजा था, ऑफिशियल हैंडल से नहीं भेजा था, अकाउंट से नहीं भेजा था, वो एक वकील के थ्रू आया था। चूंकि वो डिप्टी स्पीकर का कहना है कि चूंकि वो ऑफिशियल नहीं था, लिहाजा उन्होंने पहले निगाह में यानी प्राइमा फेसाई उन्होंने उसको रद्द कर दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है, चीजें प्रॉपर चैनल आने चाहिए। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का अभी खुले रूप से तो जिक्र नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात जरूर आई है कि इलेक्शन कमीशन, ये तो तय है कि इलेक्शन कमीशन में चूंकि याचिका डाल दी गई है शिंदे गुट की तरफ से और ये चिट्ठी लिख दी गई है कि उनका पार्टी पर असली अधिकार बनता है, क्योंकि विधायक और सांसद ज्यादा उनकी तरफ हैं, उनके साथ हैं और उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन भी कर लिया, चुनाव भी कर दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उन्हें मंगलवार देर रात गए ये चिट्ठी मिली थी, आज वो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के बाद आगे जो भी प्रोसीजर होगा उसे फॉलो किया जाएगा। तो प्रोसीजर यही होता है कि दूसरे गुट को भी इसमें नोटिस दिया जाए, दोनों गुट को बुलाया जाए और फिर दोनों से उनके सबूत मांगे जाएं कि आपके पास क्या सबूत है, पार्टी पर अधिकार आपका क्यों हो, इस बारे में आप बताइए। और प्रॉपर जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है वैसे सुनवाई होगी और उसके बाद निर्वाचन आयोग ये तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ के सामने भेजेगा, क्योंकि 3 जजों की पीठ ऑलरेडी सुनवाई कर रही है। अगर 5 जजों की पीठ में जाएगा तो इसमें संवैधानिक मुद्दा भी शामिल होगा, कानूनी मुद्दे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, इस खबर पर हम थोड़ी और आपसे विस्तार से जवाब लेंगे कि जो बड़ी बेंच के पास जाने की आप बात आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर बता दें कि शिवसेना मसले पर यह कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में फैसला जो है वो आ सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि मामला बड़ी बेंच को सौंपा जा सकता है। आज शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले पर याचिका है। डिप्टी स्पीकर, शिवसेना और केंद्र को इसमें नोटिस दिया गया था और कहा जा रहा है कि सभी पक्षों की दलीलों का जो दौर है वो पूरा हो चुका है और अब मामला बड़ी बेंच को सौंपा सकता है। ऋतिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन संजय एक बार मैं फिर आपके पास आऊंगा। संजय, क्या यह मामला केवल 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर है या राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट करवाया, नए गुट की मान्यता की बात की जा रही है, या राज्यपाल ने जो शिंदे गुट को मौका दिया, ये चारों को लेकर क्या ये है सुनवाई जो हो रही है अभी? जी हाँ, ये 4 याचिकाएं हैं, चारों का जिसको कहते हैं कंपाइलेशन के साथ सुनवाई हो रही है।
यानी चारों पर दलीलें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जब शुरुआत ही गलत है तो इसके आगे जो भी प्रक्रिया हुई है वो गलत है। जबकि शिंदे गुट कह रहा है कि ना शुरुआत गलत है ना परिणाम गलत है, प्रक्रिया गलत है, क्योंकि शिवसेना ने ऐसी शिवसेना का जो ठाकरे ग्रुप है उसने जिस तरह का उनका एटीट्यूड था उसको देखते हुए पार्टी में एक बगावत हुई है, विचारधारा की बगावत है इसमें। और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं हुआ, कहीं शेड्यूल 10 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि बहुमत शुरू से ही हमारे पास है। जिस 2/3 बहुमत की बात एंटी डिफेक्शन लॉ में की जा रही है, यानी दल बदल कानून में, उसकी वो अर्हता को, प्राथमिक शर्तों को पूरा करते हैं। लिहाजा इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सिर्फ एक गुट की अकर्मण्यता का ये परिणाम, ये नतीजा है। लिहाजा इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, सब कुछ संविधान और कानून के हिसाब से हो रहा है जो कानून है। अब कोर्ट को यह तय करना है कि किसका दावा सही है, किसके दावे में है दम। किसका दावा सही, किसके दावे में दम। ऋतिक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। ऋतिक, यहां पर तो थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा, जो भी होगा कि बड़ी बेंच को सुनवाई जाती है या आगे जो भी निर्णय आता है कोर्ट का, वो तो हम अपडेट करेंगे ही। लेकिन मुंबई में हलचल क्या है, क्योंकि आज सांस तो अटकी होगी शिवसेना के उद्धव गुट की भी और शिंदे गुट की भी। जी बिल्कुल, सांस भी अटकी है और पार्टी भी लटकी है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारी नजरें जो है इसी फैसले पर टिकी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि महीनों से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब से सत्तांतर हुआ है अब बैठकों का सत्र ले रहे हैं और अपने पार्टी के जो आला नेता है, आला अधिकारी है, उनसे संपर्क बनाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से विधिमंडल में, लेजिस्लेचर पार्टी में फूट देखने को मिली और उसके बाद कल हमने देखा कि संसद में भी एक बड़ी फूट देखने को मिली, क्योंकि अब सांसद भी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। तो यही फूट अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ना हो, इसकी कवायद उद्धव ठाकरे की तरफ से शुरू है। बैठकों का सत्र शुरू है, चाहे वो मातोश्री हो, सेना भवन हो, यहां पर हर एक पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर बताया जा रहा है कि हालांकि अब वक्त जो है बहुत कठिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर यह तय हो जाएगा कि ये सरकार जो है ये इलीगल सरकार है और इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है और तब तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा, हमें छोड़कर ना जाए। यही बताया जा रहा है पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है और इस फैसले के बाद फिर से क्या एक बार पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह की फूट की हलचल देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर ये मामला बड़ी बेंच को जाता है तो फिर यहां से मामले में सुनवाई कितनी लंबी चल सकती है और उस दौरान क्या सरकार की यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी? अगर बरकरार रहेगी तो ये उद्धव गुट के लिए कितना बड़ा फैसला, क्योंकि कपिल सिब्बल की दलील थी कि एक दिन भी सरकार चलना मतलब ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी दलीलों से उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, ये दलील तो अपनी जगह है, लेकिन अगर बड़ी बेंच में मामला जाता तो बड़ी बेंच में आमतौर से ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी बेंच में जिस दिन पहले दिन सुनवाई होगी उस दिन पहले तो यह तय होगा कि आखिर किन मुद्दों पर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। यानी खेल के नियम तय हो जाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर सुनवाई होगी, यानी सभी अपनी दलीलें उसी पॉइंट पर फोकस रखें। इसके साथ ही ये हो जाता है कि कौन सा पक्षकार, कौन सा वकील कितना टाइम लेगा बहस के लिए, तो उसके लिए 2 या 3 दिन में इसमें सुनवाई पूरी हो जाती है। मामला तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन अब इस पर यह डिपेंड करता है कि इसके पहले, और जैसा कि परंपरा रही है, इसमें कोर्ट ये कहेगा कि यथास्थिति जो अब चल रही है वो चले। कोर्ट का फैसला आने पर यह तय होगा कि आखिर गलती किसकी थी, किसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और कौन दायरे के अंदर रह के किसने कार्रवाई की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएगा, लेकिन सरकार पर कोई संकट आने के आसार मुझे फिलहाल नहीं दिख रहे इतने साल के इस अनुभव। जी, कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं और कितनी देर में फैसला आ सकता है? यहां पर आज जो भी कुछ होगा वो कितनी देर इंतजार हमें और करना पड़ेगा उस बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए? इसमें तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में कोर्ट ये आदेश दे दे कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं वो 5 जजों की एक संविधान पीठ का गठन करेंगे। जो पीठ इस मामले की सुनवाई तो करेगी ही, हो सकता है इसके साथ 1-2 और मामले शेड्यूल में लगा दिए जाएं ताकि बेंच एक बार बैठे तो फिर वो सारे इसी मामले को सुने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि 5 जजों की पीठ जब होती है तो सुबह से शाम तक वो संविधान पीठ से जुड़े मामले ही सुनती है, बाकी मामले नहीं सुनती। इससे बहुत सारे अन्य मामले जो अन्य बेंच के लिए, वो अलग अलग बेंच का नेतृत्व करते हैं, अलग अलग बेंचों में शामिल होते हैं वो जज, तो उनके जो रेगुलर मैटर्स हैं उस पर असर पड़ता है। लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की
परंपरा रही है, तो ऐसे में जब ये पीठ बैठेगी तो वो 2 से 3 दिन में इस मामले को निपटा लेगी, और यानी उसमें जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे फैसला कब आता है ये देखना होगा। लेकिन तब तक शायद सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, राजकाज चलता रहे, उसका इंतजाम तो बिल्कुल रहेगा। नहीं तो ऋतिक, अगर राजकाज चलता रहेगा, सरकार को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आज अगर बड़ी बेंच को फैसला जाता भी है तो फिर उसके बाद इसका आकलन ये पार्टियां कैसे करेंगी? एक सवाल आपसे ये है। और दूसरा कि एक तरफ तो उनके विधायकों की अयोग्यता की बात चल रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का भी रुख कर लिया शिंदे गुट ने। जी संजय, कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा, और कोर्ट ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यानी अब यह तय हो गया है कि अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और सभी पक्ष इसमें हलफनामा दाखिल करेंगे, यानी जो जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं का रिप्लाई फाइल करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर बता दें कि सुनवाई जो है अब इस मसले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ये फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शिवसेना मसले पर अगली सुनवाई जो है वो 1 अगस्त को की जाएगी, और सभी पक्षों से इस दौरान हलफनामा पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शिवसेना मसले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई। संजय, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को, 1 अगस्त को अगली सुनवाई यही बेंच सुनेगी या बड़ी बेंच सुनेगी? जी हाँ, यही बेंच सुनेगी फिलहाल, क्योंकि अगर बड़ी बेंच सुनती तो मामला पहले ये बेंच ये सिफारिश करती कि चूंकि इस मामले में संवैधानिक पहलू भी शामिल हैं, लिहाजा इसमें जरूरत है कि बड़ी बेंच इस मामले को सुने, और फिर चीफ जस्टिस बड़ी बेंच का गठन करते कि उसमें कौन कौन से जज होंगे और ये कब से सुनवाई करेगी, तो वो सारी चीजें। लेकिन अभी फिलहाल यही बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली इसमें शामिल हैं। हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि चूंकि इसमें राज्यपाल भी पक्षकार हैं, लिहाजा याचिकाकर्ताओं के लिए ये लाजमी है कि वो उनके लिए सम्मान सूचक और अनुशासन के तौर पर शब्दों का चयन करने में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें राज्यपाल जो संवैधानिक व्यक्तित्व हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो इसमें पक्षकार हैं। लिहाजा इसमें कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना नहीं चलेगा। उनके लिए एक आदर सूचक, सम्मान सूचक और बहुत ही शालीन शब्दों का प्रयोग याचिकाकर्ता करें। हालांकि एक सुनवाई जो है उनके खिलाफ भी रखी गई सारा है कि मामला उन्होंने जो 1 अगस्त न्योता तक दिया चला था गया है, 1 अगस्त शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का। जी संजय, तो यानी अब 1 अगस्त को इस मामले में 1 अगस्त को सुनवाई होगी, और उसके पहले सभी पक्षकार एक दूसरे की याचिकाओं का जवाब दाखिल करेंगे। ठीक है, मुंबई हम चलते हैं। मुंबई, ऋतिक, अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि आपको 1 अगस्त तक सुनवाई होगी और तब तक हलफनामा देना होगा। अब इसे पॉलिटिकल पार्टियां कैसे देखने वाली है, शिंदे गुट और शिवसेना गुट? अब हम क्या सुन सकते हैं इसे? जी बिल्कुल, यही बात कहीं ना कहीं उद्धव गुट जो है वो नहीं चाह रहा था। हम देख रहे थे किस तरह से सिब्बल कह रहे थे कि 1 अगस्त काफी देर हो जाएगी। हालांकि अब यहाँ पर बेंच ने कहा है कि हम सिर्फ 1 हफ्ते का अवधि दे रहे हैं, उसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लिखित रूप में रख सकते हैं, जैसे कि संजय जी ने बताया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उभर कर सामने आ रही है कि इस 1 हफ्ते का वक्त जो है ये शिंदे गुट को काफी फायदेमंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी वहां पर अर्जी लगाई है और पार्टी का दावा वहां पर भी वो बताने जा रहे हैं। तो ये आगे के दिनों में जो 1 हफ्ते का समय उन्हें मिलेगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर लंबित होगा। यहाँ पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए समय तो दिया गया है, लेकिन तब तक अगर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सभी ऑफिस बेयरर्स, जो कि जिला प्रमुख है, सह संपर्क प्रमुख है, पूरी राज्य में जिस तरह से शिवसेना कार्यकर्ताओं का जाल फैला हुआ है, अगर उसमें बड़ी फूट आने वाले 1 हफ्ते में देखने को मिलती है तो ये फिर से एक बहुत बड़ा झटका उद्धव गुट को माना जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने अब एकनाथ शिंदे गुट ये साबित करने की तैयारी में है, कोशिश में है कि अब पूरी पार्टी पर उनका दावा है और उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हर दिन एक ना एक जिले से कई सारे सैकड़ों कार्यकर्ता उनसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा ऋतिक, लेकिन संजय मैं आपके पास आता हूं। देखिए, आज 20 तारीख संजय है और 1 अगस्त को अगली सुनवाई है। अब जरा दर्शकों को यह स्पष्ट कर दीजिए, आपकी जो ये हलफनामा है ये 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करना है या 1 अगस्त के पहले दाखिल करना है? 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करना है। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। ये इतना पहले इसलिए मांगा जाता है ताकि कोर्ट के पास भी समय से ये सारे हलफनामे पहुंच जाएं, ताकि कोर्ट उनकी स्टडी भी कर ले और
पार्टियां चूंकि एक दूसरे के हलफनामे की कॉपी भी देनी पड़ती है, तो जो पक्षकार हैं वो भी जवाब तैयार कर लें कि आखिर उनके हलफनामे पर उनको क्या जवाब देना है, रिजाइंडर क्या फाइल करना है, ये भी उनके पास फाइल करने का समय रहे। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये किया जाता है कि कोर्ट के पास भी पढ़ने का वक्त हो और साथ ही जो दूसरे पक्षकार हैं उनके पास भी पता चले कि सामने वाली पार्टी ने क्या दावा किया है और उसकी काट हमारे पास क्या है। तो इसलिए अब 1 अगस्त को जब मामले सुनवाई के लिए आएगा तो उसमें सारे लोग प्रिपेयर्ड होंगे कि आखिर इसमें सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, दलीलों की काट क्या होगी, और कोर्ट के पास ये प्रश्न भी होंगे कि किन से क्या प्रश्न पूछने हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। जी, कपिल सिब्बल में ये बयान बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए 1 दिन की सरकार भी विनाशकारी है। अब जब हम ऋतिक से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता जो ये शिंदे गुट को मिला है ये काफी उनके लिए मददगार हो सकता है क्योंकि इस बीच वो इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। तो जरा बताइए ये 1 हफ्ता कितने ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हरीश साल्वे ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, उन्हें वो मिल गए कपिल सिब्बल और शिंदे उद्धव गुट के लिए। क्या इसे एक झटके के तौर पर देखा जाए? ये समय दोनों के लिए लाभकारी तो होगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी, उनका ये कहना था कि कुछ प्रिपरेशन के लिए, पेपर बुक्स के लिए उनको कुछ समय चाहिए 1 हफ्ते का, लेकिन उसमें यह है कि दोनों को बराबर 1 हफ्ते का वक्त मिला है, लेकिन दोनों उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, किसके लिए समय ज्यादा मुफीद है। तो ऐसे में शिंदे गुट के लिए ज्यादा मुफीद समय लगता है क्योंकि उनके पास कई सारे पुराने जजमेंट और अपने कुछ तथ्य जो बीच में मूल याचिका के बाद जो 2-1 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनका रिप्लाई भी फाइल करेंगे, और अब उनके हाथ में सरकार है और संगठन को लेकर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। यानी इनके पास गेन करने को बहुत कुछ है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास फिलहाल खोने को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चीजें मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे धीरे फिसलती जा रही हैं। पहले सत्ता से पकड़ फिसली और अब संगठन से भी धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होती है। नहीं तो ये रेत में जो धनुष बाण है वो बचेगा या धनुष अलग हो जाएगा, बाण अलग हो जाएगा, या दोनों ही चीज हो जाएगा, इसको समझने के लिए भी लगातार नजर हमारी बनी हुई है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि खबर बहुत बड़ी है और इस खबर पर हमारी नजर है। अफसरों पर गाड़ी चढ़ाकर मार डालने की खौफनाक वारदातों ने फिलहाल देश को सन्न कर रखा है। कल हरियाणा के नूह में आपको बता दें घटना घटित हुई थी और इसको लेकर बड़ी खबर यह आई है कि नूह हत्याकांड पर फिलहाल 3 टीमें ऐसी हैं जो जांच कर रही हैं। डीएसपी हत्याकांड में हरियाणा सरकार इस वक्त काफी सख्त नजर आ रही है और खबर यही है कि खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की बात यहां पर की जा रही है। अनिल विज जो कि यहां के गृहमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 3 टीमें जांच में जुटी हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल डंपर चढ़ाकर डीएसपी को यहां पर मार दिया गया था, मौके पर उनकी मौत हो गई थी जब वो जांच करने के लिए पहुंचे थे। और अब खबर है कि नूह हत्याकांड को लेकर 3 टीमें ऐसी हैं जो जांच में जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नूह हत्याकांड को लेकर 3 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डीएसपी हत्याकांड का यह मामला खनन माफिया पर, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। तो यहां पर कुछ जानकारी हम आपको ग्राफिक जरिए दे रहे हैं। देखिए डीएसपी मर्डर केस में कहां है सुराग। तो ट्रक जो है उसमें नंबर प्लेट नहीं है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसके मालिक का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन के हाथ अब तक खाली हैं। आरोपी जो है वो ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार हो गए हैं और असल खनन माफिया कौन है ये तस्वीर तो निकलकर सामने आई। ये वही शख्स है जो यहां पर डंपर चला रहा था, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। ट्रक मालिक का कोई नाम नहीं है और ड्राइवर और क्लीनर का आका कौन है, इस सवाल के जवाब को तलाशने में फिलहाल पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि तकरीबन इस वारदात को 24 घंटे होने वाले हैं और अब तक इस बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं सामने आई है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो डीएसपी की हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर अब तक पुलिस प्रशासन यहां पर लगातार तलाश कर रही है। यहां पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं अंबाला से, हम आपको सुनवाते हैं। और राजस्थान के किनारे के साथ साथ जो माइनिंग राजस्थान में चलती है उसके किनारे के ये क्षेत्र है और ये लोग क्या है कि मकान बनाने के लिए और चोरी करते हैं, बेचने के लिए। इन लोगों के लिए इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतने गाड़ी, जेसीबी, डंपर इनके सब एनजीटी के तहत हमने गिरफ्तार किए हैं। करोड़ों रुपए का इनसे वसूली की है, एफआईआर गिरफ्तारियां की हैं और इनके क्या है कि जो मैंने आंकड़ा दिया पूरे इसमें
मतलब हर उसमें 300-400 FIR दर्ज होते हैं। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है कि आप तमाम FIR दर्ज कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो यह है कि यमुनानगर से लेकर पलवल तक पूरे हरियाणा में माइनिंग जोरों पर है। हम नहीं कह रहे, विपक्ष आरोप लगा रहा है। कल रणदीप सुरजेवाला से लेकर बड़े नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में माइनिंग का एक बड़ा माफिया चल रहा है। नहीं, रणदीप सुरजेवाला उनका विपक्ष का अपना बयान है, वो देना चाहिए। जो यमुनानगर है, हमें 150 करोड़ रुपए यमुना से माइनिंग का जो रॉयल्टी आती है 150 करोड़ आती है यमुना से, और जो यमुना जिले से आती हैं, जहां माइनिंग वैध है, जहां रॉयल्टी देते हैं सरकार के केंद्र के नियम और कानून पे निकालते हैं, उसको अवैध ये है कि एरिया के क्षेत्र से बाहर करना। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था ये तो अवैध था नूह में ना। हाँ, ये मैं माना बिल्कुल। नूह मेवात जिले में जो इस तरह के लोग हैं, और ये लोग वो हैं जो गांव के जो इस तरह की चोरी चकारी कर रात को तोड़ते सुबह भर कर लेते हैं। मैं मानता, अगर मान लो कोई माफिया उसको कहते हैं कि मान लो 100 एकड़ है, 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर छोड़ के दूसरे के एरिया में घुस जाना, इस तरह के। और ये लोग क्या है कि कितनी बार मैंने खुद, जब मैं मंत्री बना 2019 में, मैं रात को 10 बजे जब इनके पीछे करा था, उस समय डंपर गाड़ी के आगे खाली करके भाग चुके थे लोग। आपके भी ऊपर कोशिश की गई थी गाड़ी चढ़ाने? हाँ, मेरे ऊपर भी क्या है, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी थी। जब मैं गांव में गया तो मेरे पत्थर बरसाने का उन्होंने प्रयास करा। तो ये मान के हमने जितना इनको करने का प्रयास करा है, जितना सरकार ने, प्रशासन ने, और इस पे जितना रोकने का प्रयास किया है हमने, पर ये मानते सब कुछ बंद हो गया, मैं तो नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी क्या है कि एक सीनियर अधिकारी की जान गई है और DSP की जान गई है। DSP को जिस तरह ट्रक से रौंदा है, और ये पॉइंट्स पता है हमारे में कई बार यहाँ पे गया हूँ, सारे फिरोजपुर, झुरका, नूह, मेवा, नूह है, तावड़ू है, ये जो इलाका है, ये जो राजस्थान की बेल्ट से लगा हुआ है, ये लोगों पे हमने कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी ने टीम गठित की। हम आपको बता दें कि जिस डंपर से यहां DSP कुचला गया वो बरामद हो चुका है। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने इसे करीब से देखा। हम आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तावड़ू के सिटी थाने के पास, जहां पर उस डंपर को सीज करने के बाद पुलिस ने यहां पर इसे खड़ा किया है। इसकी अभी जांच हुई है, फॉरेंसिक टीम आई थी जिसने इस पूरे ट्रक की जांच की है। हम आपको दिखाते हैं। जो आप देखिए सामने का ये नंबर प्लेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का नंबर लिखा हुआ आएगा जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। H भी कंप्लीट नहीं है, R74A, इसके अलावा नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके से FIR में दर्ज है, जो डिप्टी SP का पर्सनल स्टाफ, उनका कहना है कि आगे वाली नंबर प्लेट पे इतना नंबर लिखा हुआ था। हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। उस FIR में ये भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डंपर को स्पॉट किया था उस जगह पर, इस डंपर में, कि इसमें पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं, और डंपर के पिछले आप देखिए, दोनों जो आप देख रहे हैं जहां पर नंबर होने चाहिए थे वहां पर किस तरीके की तख्ती लगी है, कोई नंबर प्लेट यहां पर नहीं है। यानी बिना नंबर के ये डंपर आराम से इस इलाके में चल रहा था। उसके बाद जब किसी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद डिप्टी SP जब वहां पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस डंपर में करीब 3 से 4 लोग थे, और उनमें से जब डंपर में स्टाफ जो उनका था डिप्टी SP का, वो यहां पर इस दरवाजे की तरफ जो क्लीनर का साइड है जहां पर इक्कर बैठा था, बताया जा सकता है, क्योंकि इक्कर और मित्र 2 की पहचान हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जिन्होंने तमंचा दिखाया और तुरंत यहां से हट जाने के लिए कहा। तो यहां पर वो ट्रक हमने आपको दिखाया जिस ट्रक से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला है। अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहां जहां खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी, और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा HDFC बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से, सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। हरियाणा में माइनिंग माफिया का गठजोड़ सीधे सीधे भाजपा जजपा सरकार से है।
यमुनानगर में यमुना पर अवैध पुल बार बार बनाकर यमुना के सैंड का, खनिजों की माइनिंग का मामला हो, जिस पर पिछले 8 साल से सरकार ने आंख मूंद रखी है, भिवानी में, डाडम में इलीगल माइंस का मामला हो, और अब नूह में एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या माइनिंग माफिया के बदमाशों, गुंडों और कातिलों द्वारा की गई हो। खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। तो तीखे आरोप जो हैं वो रणदीप सुरजेवाला सरकार पर लगा रहे थे। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपने वो ट्रक दिखाया जिसके जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब फिलहाल आप नूह में हैं, तो जरा बताइए कि वहां से क्या अपडेट है, क्योंकि इस ट्रक के मालिक के बारे में कोई खोज खबर अब तक नहीं लग पाई है। ऐसी जानकारियां सामने आई और ये पता लग रहा है कि पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं इस ट्रक वाले के बारे में जानने के। इनके माई बाप कौन थे, कौन आका था, किसके लिए ये खनन का काम कर रहे थे, क्या जानकारियां निकल कर आ रही है वहां से? देखिए, इन सबको लेकर के जो नूह का मिनी सेक्रेटेरिएट है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं शुभांकर, यहां पर एक बैठक चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों की, क्योंकि कल जब ये हादसा हुआ, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद 11:30 बजे की ये बात है और शाम तक तकरीबन 6 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, इकरार। हालांकि हम उसके बाद इसमें पुलिस को आगे कोई और सफलता नहीं मिल सकी है। और इसके अलावा जो ट्रक जो जब्त किया, जो डंफर था, लेकिन जो मित्र जिसकी पहचान हो चुकी है, जो पंचगांव का रहने वाला है और जिसका घर इक्कर के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है, उसके बारे में पुलिस को अभी कोई पता नहीं है। इसके अलावा जैसा कि एफआईआर में दर्ज है शुभांकर, की ट्रक के अंदर 3 से 4 लोग डंफर में आगे की तरफ बैठे हुए थे, तो उनमें से मित्र और इक्कर के अलावा बाकी 1 या 2 लोग जो थे वो कौन लोग थे, उनकी पहचान करनी बाकी है। तो अभी इस मामले में हरियाणा पुलिस को काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मित्र है वो और इसके अलावा 2 और लोग कम से कम जो है वो फरार हैं। इसके बाद ये पूरा जो नेटवर्क था, ये किस तरीके से चल रहा था, क्या ये ऑर्गेनाइज वे में पूरा काम हो रहा था? अगर ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा था तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में? क्योंकि जहां पर शुभांकर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जहां से वो ट्रक उतने पत्थर भर के ले जा रहा था, अगर कहीं भी हाईवे पे वो निकलेगा तो जाहिर तौर पर बैरिकेड है, उसे पुलिस का सामना कुछ देर बाद करना ही पड़ेगा। तो उसके नंबर प्लेट आप देख लीजिए, पीछे के दोनों जो नंबर प्लेट है वहां तख्तियां सफेद रंग की लटकी हुई है और आगे का नंबर जो है वो आधा है। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके के डंपर कैसे सड़क पे दौड़ते हैं? अभी पूरा तावड़ू बाजार बंद है। वहां के लोगों ने, आम लोगों ने, व्यापारियों ने आज एक जुलूस निकाला और एसडीएम को ज्ञापन दिया। जब हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि रात के वक्त 2 बजे से 5 बजे के बीच में डंपर बेलगाम दौड़ते हैं, जिससे उनको डर लगता है। तो ये डंपर दौड़ने कब रुकेंगे? ठीक है हिमांशु, ज्ञापन लेकर लोग पहुंचे। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो है, एक तरफ बैठकों का दौर है, उधर गृह मंत्री इस पर एक्टिव हो गए। अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। अनिल विज ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसको हम आपको सुनवाएंगे। ये कहा कि 3 टीमें ऐसी हैं जो हत्याकांड में फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। उधर जहां पर हिमांशु थे वहां पर भी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। डीएसपी हत्याकांड को लेकर हरियाणा सरकार जो है सख्त है, विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है, मिली भगत की बात कह रहा है। जरा सुनिए गृह मंत्री को, यहाँ के हरियाणा के। इनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहां पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए, और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के रास्ते हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज्यादा
नियंत्रण किया है और ऐसे समों के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो दूसरों घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए, लेकिन 24 घंटे में अब तक नाम भी सामने नहीं आया है कि ट्रक का मालिक कौन है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं और आज जिसके बाद देश भर में ऐसी घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। हरियाणा से लेकर झारखंड तक नूह की घटना में जहां डीएसपी की हत्या हो गई, तो वहीं पर रांची में एक सब इंस्पेक्टर का मर्डर हो गया। पिकअप वैन ने यहां पर रौंद दिया और दूसरी तरफ डंपर ने डीएसपी को कुचल दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों परेशान करने वाली खबरें हैं। इधर झारखंड की खबर के बाद हमको बता दें, झारखंड के रांची में तुपुदाना इलाका है जहां पर वाहन चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान एक पिकअप वैन चालक ने एक महिला दारोगा की कुचलकर हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि तस्वीर जिस महिला की दिखा रहे हैं, ये महिला एसआई, इनकी हत्या कर दी गई है। आज सुबह लगभग 3 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि रोकने की कोशिश करने पर वैन ड्राइवर ने दारोगा को टक्कर मार दी और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दारोगा संध्या टोपनो की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि वैन के जरिए पशुओं की यहां पर तस्करी की जा रही थी। पकड़े जाने के डर से तस्करों ने महिला दारोगा की जान ले ली। वारदात के बाद वैन चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने पीछा करके उसे दबोच लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वैन जिसे पकड़ लिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में नंबर प्लेट की भरमार पड़ी थी। कई सारी नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट यहां थी और यहां पर इस तस्करी को रोकने के दौरान इस महिला एसआई की मौत हो गई। दुखद मौत ड्यूटी के दौरान और घटनास्थल पर इनकी मौत हुई है। इनका नाम संध्या टोपनो बताया जा रहा है। तो रांची में भी हरियाणा जैसा हत्याकांड हुआ है जहां पर महिला एसआई की हत्या हो गई है और ये खबरें ये डराती हैं, ये सवाल पूछती हैं कि क्या ये अवैध खनन करने वाले हों, तस्करी करने वाले हों, इन तमाम लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद कैसे होते हैं कि अधिकारियों पर ये इस तरह से गाड़ी चढ़ा देते हैं। क्या इन्हें पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है? क्या ये राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकारों की पुलिस के लिए खाकी के इकबाल को लेकर गंभीर सवाल नहीं है? रांची में हरियाणा जैसा हत्याकांड हुआ है और महिला एसआई की यहां पर हत्या कर दी गई है। ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर ही इनकी हत्या हो गई। रोकने की कोशिश की गई थी। वारदात को सुबह लगभग 3 बजे अंजाम दिया गया। वैन ड्राइवर ने दारोगा को टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दारोगा संध्या टोपनो की घटनास्थल पर मौत हो गई। अवैध तस्करी की जा रही थी, पशुओं की रोकने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में इस अवैध गाड़ी को पकड़ लिया। यहां पर जाली नंबर की प्लेट निकली, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मंत्री दिनेश कटीक की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, यूपी के मंत्री दिनेश कटीक ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि वो अफसरों से नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। अफसरों से नाराज चल रहे हैं, अफसरों पर मनमानी करने के आरोप लगाए गए हैं। मंत्री ने बात न सुनने की बात कही और इन सारी चीजों को लेकर यूपी के मंत्री दिनेश कटीक ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या नाराजगी अफसरों से जिस वजह से मंत्री जी इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शुभांकर, इस पूरे मामले में कल से जब खबर आई कि दिनेश कटीक ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, उसके बाद से लगातार ये सरगर्मियां चल रही थी कि आखिर क्या कारण था। लेकिन अब वो चिट्ठी सामने आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ तौर पर ये कहा है कि दलित होने के नाते उनकी अनदेखी होती है और सीधे तौर पर इस बात के गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही और जिस तरीके से लगातार बात की जाए कि जो अधिकारी है वो उनकी बात नहीं सुनते, इस बात का प्रमाण उन्होंने इस चिट्ठी में दिया है। ये भी तक कहा है कि उनके काम का बंटवारा नहीं हुआ है और इस बंटवारा न होने के चलते उन्हें कई चीजों में इग्नोर किया जाता है और इसको सीधे तौर पर उन्होंने रखा है। ये चिट्ठी में कई ऐसी संगीन बातें सामने आई हैं और उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर लिखा है कि इस मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए और एक नाराजगी जताई है और नाराजगी के चलते उन्हें लगता है कि दलित कल्याण की जो काम
सरकार कटिबद्ध है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसको सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है और इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा दिया है। हालांकि सरकार ने मना किया है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन वो चिट्ठी जो है वो सामने आ गई, जिसमें साफ तौर पर इस बात को देखा जा सकता है कि अपनी नाराजगी दिनेश खटीक ने कैसे सीधे तौर पर जताई। नहीं तो जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या ये चिट्ठी जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, ये मुख्यमंत्री को पेशकश की थी या मीडिया के जरिए सार्वजनिक की थी? ये मीडिया में कैसे आई, कहां से ये लीक हुई है? और दूसरा, इस इस्तीफे को लेकर फिलहाल राज्य सरकार का रुख क्या है, सीएम का रुख क्या है इस पर? देखिए, ये जो चिट्ठी है ये सीधे तौर पर अमित शाह गृह मंत्री को भेजी गई, इसकी एक कॉपी राजभवन गई और एक कॉपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। यानी कि अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी बात को भी रखा है और उसमें अपने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए। ठीक है, हम आप इस खबर पर नजर बनी हुई हमारी